गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आपस में कॉम्प्लीमेंट है, मींस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है आपस में, वो किस प्रकार से है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों इकट्ठे चलते हैं। लास्ट के अंदर हमने क्लासिफिकेशन, जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने उसके जो डिफरेंट टाइप, डिफरेंट जो बेसिस थे उनके आधार पर क्लासिफाइड किया था। और जब लास्ट चैप्टर जब हम कवर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर से कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले तो आज हम बेसिकली कुछ एग्रो बेस्ड थिंग्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम एग्रो बेस्ड कॉटन टेक्सटाइल को पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट जूट इंडस्ट्री। आपका हो चुका था, अब जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं जूट की बात करता हूँ, जूट जो है उसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये जूट जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ जूट की, सबसे पहले मैं आपको जूट के बारे में बता देता हूँ। जब एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़े थे तो आपको बताया जाता कि व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर और जूट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपको याद होगा। आपको ये बात याद होगी कि जिस वक्त मैंने आपको एग्रीकल्चर का चैप्टर 10th क्लास का डिस्कस किया था तो उसमें आपसे डिस्कस किया था कि जो जूट है वो हमारे इंडिया के किस पार्ट में होती है या किस सोइल के अंदर होती है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि गंगा रिवर की अगर मैं बात करता हूँ तो गंगा एक नदी के 2 पैसेज होते हैं, जिसके अंदर एक उसका अपर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक लोअर कोर्स होता है। तो ये 3 कोर्स के बारे में मैंने आपको बात की थी। इनमें से जो अपर पार्ट हो गया या अपर कोर्स हो गया या मिडिल कोर्स हो गया, वहां पर आपके राइस या आपका व्हीट होता है। बट जो लोअर कोर्स होता है वहां पर आपको जूट देखने को मिलता है, क्योंकि जूट को रिक्वायरमेंट होती है फाइन पार्टिकल्स की, जो हर साल लगातार फ्लड प्लेन जो एरिया बनता है उस एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो यही कारण है कि जो गंगा प्लेन एरिया है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का गंगा प्लेन एरिया है, उसके अंदर जो गंगा का लोअर कोर्स है उस एरिया में जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं गंगा के लोअर कोर्स की बात करता हूँ तो मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर जाता है? मैक्सिमम पार्ट जाता है आपका झारखंड के अंदर, या आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो मैक्सिमम पार्ट वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो जूट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट बोर्ड्स। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है रॉ जूट प्रोड्यूस करने में और जूट के जो प्रोडक्ट है उन्हें प्रोड्यूस करने में। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने के अंदर, बांग्लादेश के बाद इसका सेकंड प्लेस है। क्योंकि बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश के अंदर सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का लोअर कोर्स है, तो बांग्लादेश के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जूट प्रोड्यूस होता है। हमारे केवल इंडिया के अंदर ही नहीं होता बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी होता है। तो बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट प्लेस पे आता है जो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद इंडिया का जो प्लेस है वो सेकंड प्लेस पे है। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की सबसे पहली जो जूट मिल थी, इट वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिशा के अंदर। 1859 के अंदर कोलकाता के अंदर सबसे पहली जूट मिल स्टैब्लिश की गई थी। क्योंकि उस वक्त 1859 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त जूट प्रोड्यूसिंग एरिया काफी था, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे इंडिया का पार्ट था उस वक्त। तो इसलिए उस वक्त बांग्लादेश के अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारा का सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था और सबसे पहली जूट मिल यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया। तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो सारा का सारा आपका चला गया था बांग्लादेश के अंदर। बट जो रिसरा था वो फिर भी इंडिया के अंदर था, तो जो वेस्ट बंगाल था उसके ऊपर वो डिपेंड था, क्योंकि वहां पर भी जूट काफी प्रोड्यूस होता था। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 ये चलाई गई, जिसका मेन फोकस था कि हमारी जो जूट की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए। सेकंड थिंग, क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाए। तो इसी आधार पर नेशनल जूट पॉलिसी 2005 के अंदर बनाई गई और जिसका मेन फोकस है क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी, इन दोनों के ऊपर रहा। मींस हमारी जो पर हेक्टेयर आप यील्ड कह सकते हो या उपज कह सकते हो वो इंक्रीज होनी चाहिए, मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो जूट की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए। ये आपका 1 मार्क्स की क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इनको 1 मार्क्स के आधार पर ले सकते हो।
अगर नॉर्मली इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं कि मैक्सिमम जो जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो जिस वक्त गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो उससे पहले एक नदी जो है आप सकते हो सॉरी स्टूडेंट्स, एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो साउथर्न एरिया में मुड़ जाती है, जो कि दामोदर वैली के अंदर से निकलती है, जो जिसे हम हुगली रिवर बोल सकते हैं। तो हुगली रिवर का जो मैक्सिमम एरिया है उस एरिया के अंदर जूट प्रोड्यूस होता है। तो जूट इंडस्ट्री मैक्सिमम जो है वेस्ट बंगाल के इसी बेसिन के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं जूट की बात करता हूँ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, बैग्स एंड कारपेट एक्सेट्रा। ये सब इसके अंदर यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा जूट का डिस्क्रिप्शन है, या आप कह सकते हो जूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपके जूट के बारे में क्वेश्चन आपके इसके एक अंदर काफी क्वेश्चन बन चुके हैं, आप 5 मार्क्स में इसको लिख भी सकते हो, तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो आगे देखते हैं हम जूट के लिए। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली, उसका रीजन देख लेते हैं कि ऐसे 4 रीजन है जिनके आधार पर यहाँ पर होता है। सबसे पहले रो जूट, इट मींस यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रो मटेरियल आपको नॉर्मली मिलती है, क्योंकि लार्जेस्ट जो एरिया है जूट प्रोड्यूसिंग का वो यही है। इन सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हम इसे ही मानते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हुगली रिवर के माध्यम से वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि बड़ा चीप रेट पे मिलता है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, ये आपको हुगली रिवर पर प्रोवाइड होता है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि जूट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, सॉरी जूट इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है। क्योंकि एक अगर हम इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर लगाए तो कोलकाता और झारखंड, ये आप कह सकते हो मैक्सिमम पॉपुलेटेड एरिया है, तो आपको वहां पर चीप रेट पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल सकती है। कोलकाता एक पोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है, जिसके माध्यम से प्रोडक्ट को हम दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता एक अर्बन सेंटर भी है, तो मार्केट भी इजिली अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो जूट है वो हुगली जो रिवर्स है, हुगली रिवर जो है वहां पर प्रोड्यूस होने के काफी रीजंस हैं, तो उनमें से ये सारी चीजें जो अवेलेबल होती है, इस वजह से जो जूट इंडस्ट्री है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश है। इट इज आल्सो वेल कनेक्टेड बाय द गुड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेलवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज। अगर हम बात करते हैं तो ये जो हुगली बेसिन है या हुगली एरिया है, तो ये वेल कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया के पार्ट से, चाहे वो रेलवेज के माध्यम से बात करें, वाटरवेज के माध्यम से बात करें या रोडवेज के माध्यम से बात करें। वाटर फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है, मींस वहां पर क्योंकि गंगा रिवर का पानी आता है तो वाटर फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है। चीप लेबर की अवेलेबिलिटी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश यहाँ से इजिली मिल जाता है। और कोलकाता जो कि एक अर्बन सेंटर भी है और पोर्ट फैसिलिटी है, ये हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि जूट इंडस्ट्री हुगली बेसिन में क्यों है। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली, तो उसके रीजन दिए, तो आप उसके रीजन ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आ सकता है कि मैक्सिमम जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, नियर अबाउट 80% जो आप कह सकते हो जूट इंडस्ट्रीज है वो हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड। तो क्यों है, तो आप उसके अंदर भी ये आंसर लिख सकते हो। इट्स अ 5 मार्क्स आंसर, या आपको 5 मार्क्स का आंसर बनता है। So you can take the screenshot to get the answer. तो it's a very easy question, क्योंकि जिस वक्त आपको मैंने बताया था कि फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो उस वक्त मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए थे, केवल आपको वो एक्सप्लेन करने होते हैं। तो आप देख लीजिए जिस भी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हर एक इंडस्ट्री के अंदर वो ही पॉइंट्स वहां पर एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द चैलेंजेस। अब जिस वक्त मैंने चैलेंजेस की बात की थी, आपको आई थिंक सो वो सब कुछ याद होगा। तो देखते हैं कि क्या वही चीजें यहाँ पर फैक्ट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। पहला पॉइंट हमारा सही मिल गया कि सिंथेटिक जो सब्स्टिट्यूट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो एक स्टिफ कंपटीशन जूट को प्रोवाइड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सप्लाई ऑफ अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राजील और इजिप्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फैक्टर है। इसके अलावा लो आउटपुट ऑफ लेबर, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री में भी बात डिस्कस की थी कि हमारी लेबर आउटपुट जो है या प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो बड़ी लो है, तो ये चीज हो सकती है। इसके अलावा इररेगुलर पावर सप्लाई, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि पावर सप्लाई जो है वो इररेगुलर है, फ्रीक्वेंट पावर कट देखने को मिलती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इंटरनल डिमांड हमारी बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो चुकी है कि उन्होंने पॉलीथीन को बैन कर दिया है।
तो इसी वजह से इंटरनल डिमांड जो जूट की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारी जूट इंडस्ट्री के सामने हैं। इसके अलावा अगर आप मेथड्स की बात कर सकते हो, मशीनरीज की बात कर सकते हो, तो वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल होगा कि आपकी जो ओल्ड मशीनरीज हैं या पुराने जो मेथड्स है बनाने के, वो सब। इस तरीके से दीज आर द चैलेंजेस व्हिच जूट इंडस्ट्री फेस्ड इन इंडिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बनेगा। स्टूडेंट, आपका जो जूट कहां पर लोकेट है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बट जूट या कोई भी इंडस्ट्री कोई चैलेंज फेस करती है, वो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका 3 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सेकंड थिंग जो कि आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस की गई है वो है आपकी शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड ऑफ इन द शुगर प्रोडक्शन, बट अगर मैं गुड़ और खांडसारी की बात करता हूं इसमें फर्स्ट प्लेस आता है। मींस वर्ल्ड के अंदर शुगर प्रोडक्शन की बात करते हैं इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है, तो सॉरी सेकंड प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस आपको फाइंड आउट करना होगा, ओके। और अगर मैं गुड़ और खांडसारी की बात करता हूं तो वो आपका फर्स्ट प्लेस आता है। अगर मैं शुगर मिल की बात करता हूं तो 60% शुगर मिल आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, बट इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पर भी आपको शुगर मिल देखने को मिलते हैं, बट 60% जो शुगर मिल है वो उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यमान है। Maximum the sugar industries है, they are located close to the place of raw material। उसके रीजन है, सबसे पहला रीजन तो अगर मैं बात करता हूँ आगे वैसे डिस्कस करेंगे हम, बट अब सबसे पहला अगर मैं रीजन बात करता हूँ तो उसके अंदर सुक्रोज मींस रस का कंटेंट होता है, जो कि धीरे धीरे हमें से क्या होता है, अगर जितनी देर तक हम उसको आप कह सकते हो मिल तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। सबसे बड़ा रीजन है। तो हैवी और बल्की मटेरियल होने की वजह से तो मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री जो होती है वो आपकी वहीं पर एस्टैब्लिश होगी। उसका रीजन देख लेते हैं क्यों होती है। तो रीजन ऑफ द लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स क्लोज टू द फील्ड। पहला रीजन, द रॉ मटेरियल यूज्ड शुगर केन इज बल्की एंड पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन होता रहता है। मटेरियल के अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं ये बल्की मटेरियल होता है। सेकंड थिंग, धीरे धीरे इसके अंदर जो सुक्रोज है या रस का कंटेंट है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। इस वजह से it can't be transported to long distances. Reason is that it sucrose content dried up, जो इसका फास्ट इसका जो रस का कंटेंट है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। So it should be processed within 24 hours of its harvest। जैसे ही आप शुगर केन को काट लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो आपका शुगर मिल के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज इससे फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो these are the regions। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे 60% जो मिल्स है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बट हाल ही में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है अब वो नॉर्थन पार्ट से साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट के अंदर जा रही है। अब उसके जाने की रीजन क्या है? इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। नॉर्मली आपके शायद आपके पास ये क्वेश्चन ना आए कि उत्तर प्रदेश में क्यों लोकेट है, बट आपके पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट हो रही है। उस शिफ्ट का रीजन क्या है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले शुगर केन प्रोड्यूस हियर, इट मींस महाराष्ट्र एंड यू कैन से गुजरात एरिया हियर हैज हायर कंटेंट शुगर सुक्रोज कंटेंट। उसके अंदर जो सुक्रेज कंटेंट है वो अधिक होता है। सबसे पहला रीजन। सेकंड थिंग, द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन means you can say a reasonable and moderate climatic condition है which ensure a longer growing season and crushing season। या शुगर इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक सीजनल नेचर की इंडस्ट्री होती है। इस इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर आप बात करोगे तो नवंबर मंथ से स्टार्ट होती है जो कि जाकर अप्रैल तक एंड हो जाता है। इसका मींस 6 मंथ तक ये शुगर इंडस्ट्री का वर्किंग करती है। उसके बाद 6 मंथ में बहुत ही कम शुगर इंडस्ट्री वर्क करती है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि इसका क्रशिंग सीजन जो ये है वो बहुत कम होता है इस वजह से। तो यही कारण है कि जो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ वहां पर कूलर क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से, अब मैंने नवंबर से स्टार्ट करके अप्रैल में खत्म किया है, तो कूलर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन उस वक्त विंटर सीजन होता है हमारे नॉर्थन इंडिया में। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र वगैरह की तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन एक बिल्कुल मॉडरेट है। तो वहां पर जो क्रशिंग सीजन है वो काफी अधिक होता है, काफी लंबा होता है। तो इसी वजह से वहां पर जो ये इंडस्ट्री है वो काफी लंबे समय तक वर्क कर सकती है। तो इसका ये सेकंड रीजन अगर हम बात करते हैं। नॉर्मली ये इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करती है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर मैंने आपको बात की थी तो कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो वर्कर्स होते हैं वही व्यक्ति उसको उसके अंदर ओनरशिप या कंट्रोल करते हैं।
आप कर सकते हो। तो अगर मैं महाराष्ट्र या साउथर्न पार्ट की बात करता हूं तो कोऑपरेटिव सेक्टर वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम करता है। सुगर इंडस्ट्री बीइंग अ सीजनल नेचर इट इज आइडियल फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि इसका नेचर जो है वो सीजनल है, तो यही कारण है कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट बोल सकते हैं, आप कह सकते हो कि पर हेक्टेयर जो उपज है, यील्ड है, वो साउथर्न स्टेट के अंदर नॉर्थर्न के अपेक्षा अधिक होती है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से नॉर्थर्न एरिया से साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट के अंदर शुगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। 3 मार्क्स क्वेश्चन जिसके आपको 4 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, और इसे आप 5 पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो यील्ड वाला पॉइंट है उसको आप 5th पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दीज आर 5 पॉइंट जो आपको क्लियर करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री किस प्रकार से साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट के अंदर शिफ्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब शुगर इंडस्ट्री किस प्रकार के चैलेंज फेस करती है उनकी बात कर लेते हैं। जो रीजन है दैट इज सीजनल इन नेचर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये पूरे के पूरे साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती, सीजनल नेचर होता है। तो यही कारण है कि ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इसके लिए। नेक्स्ट है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। आज भी पुरानी तरीके हैं, पुरानी मशीनों का यूज किया जाता है, जिनके आधार पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम डिले होता है, जिसकी वजह से शुगर केन जो होता है उसके अंदर हमें क्या होता है कि 24 आवर के अंदर वो शुगर फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, शुगर इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि 4-4, 5-5 दिन वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज करना चाहिए, जैसे कि पैकेज। अब स्टूडेंट बाय प्रोडक्ट कैसे होता है उसके बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, कभी आपने गन्ने का रस पिया है? पिया होगा सभी ने, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, बहुत अच्छा है, आयरन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जिस वक्त हम मतलब कि जब उससे शुगर का जो आपस में तो गन्ने का जो रस वो निकाल लेते हैं, तो उसका प्रोडक्ट बच जाता है लास्ट में, जिसे हम छिलका बोल सकते हैं या वेस्ट बोल सकते हैं। जो वो जो प्रोडक्ट होता है वो बैकेज होता है, वो प्रोडक्ट होता है बाय प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका बाय प्रोडक्ट। अब उसका यूटिलाइज हम बहुत कम करते हैं, बट उसको नॉर्मली हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसको चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बैगेज होता है या कह सकते हैं जो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना चाहिए, बट हम उसको एज ए वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं, जो कि डस्ट के रूप में या अदर रीजन की जैसे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हार्मफुल इंपैक्ट हमारे सोइल के ऊपर भी डाल सकते हैं। इसको हमें एक तरीके से जिस वक्त हम इसको एज वेस्ट के रूप में भेजते हैं, तो उसको एक अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो कि शुगर इंडस्ट्री फेस करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी बुक में डिस्कस की गई है वो खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक सो ये सब क्लियर हो चुका होगा, एवरीथिंग जो आपको है वो क्लियर है।